आपने मेरे नेता का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि काउंटिंग के बाद सुन लो मेरी बात, सिसक सिसक के मत रोना, फफक फफक के मत रोना। लोगों को समझ नहीं आया। अरे भाई, क्या केजरीवाल जी कहेंगे कि मशीन में सेटिंग थी या गड़बड़ी थी? नहीं। जो विधायक विपक्षी पार्टियों के जीत गए हैं, क्या वो कहेंगे कि हमारे मशीनों में गड़बड़ी थी, इस वजह से मैं जीत गया? अगर आप चाहते हो वाकई लोकतंत्र पे उंगली नहीं उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो अभी से ही हम सभी विपक्षी पार्टियों को आह्वान करते हैं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। सिर्फ चुनाव में हार और जीत के वक्त ये मत कहो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। डायरेक्ट चुनाव आयोग से मांग करो, आप इस सरकार से मांग करो कि अगला चुनाव मैं बैलेट पेपर पे चाहता हूं। सर, आप भी मैदान में थे। जिस प्रकार के नतीजे उत्तर प्रदेश में खासकर आए हैं, इन नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार अलग अलग जो प्रत्याशी वो अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जनमत का पहले तो मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये हमारा। लेकिन जो आवाज़ें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। और आप कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो जिनके हाथ में सत्ता है वो बड़े ही मक्कार हैं और उन्हें जनता से प्यार नहीं है। और उन्हें भी नहीं, जो लोग दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जनता से प्यार नहीं कर रही है, जनता के दर्द को अपना दर्द नहीं समझ रही है। वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति कर रही है। एक मेरा ही नेता ऐसा है जो सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में हर दलित, वंचित, शोषित, कमजोरों को आवाज़ देने के लिए वो चुनाव लड़े, अपनों को लड़वाए। और हारने के बाद भी आज भी हम ओवैसी साहब के दीवाने सड़कों पे हैं और लोगों की आवाज़ को अपना आवाज़ समझ रहे हैं। लेकिन सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की हारने के बाद ये बौखलाहट है जो ईवीएम का आप लोग सवाल। ये बातें मैं भी कह रहा हूँ, ये बातें हमारा नेता भी कह रहा है कि भाई, आपने मेरे नेता का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि काउंटिंग के बाद सुन लो मेरी बात, सिसक सिसक के मत रोना, फफक फफक के मत रोना। लोगों को समझ नहीं आया। अरे भाई, क्या केजरीवाल जी कहेंगे कि मशीन में सेटिंग थी या गड़बड़ी थी? नहीं। जो विधायक विपक्षी पार्टियों के जीत गए हैं, क्या वो कहेंगे कि हमारे मशीनों में गड़बड़ी थी, इस वजह से मैं जीत गया? अगर आप चाहते हो वाकई लोकतंत्र पे उंगली नहीं उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो अभी से ही हम सभी विपक्षी पार्टियों को आह्वान करते हैं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। सिर्फ चुनाव में हार और जीत के वक्त ये मत कहो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। डायरेक्ट चुनाव आयोग से मांग करो, आप इस सरकार से मांग करो कि अगला चुनाव मैं बैलेट पेपर पे चाहता हूं। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, फिर चुनाव आएगा डाक के दिन बाद, फिर वही ईवीएम पे उंगली उठाना। और हम समझते हैं ईवीएम पे उंगली उठाने का मतलब है कि हम लोक मत पे उंगली उठा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता है चुनाव ने सबको आईना दिखा दिया? नहीं, जो लोग समझते थे कि ये इस समाज के हम ठेकेदार हैं, ये वोट हमारा है, इतना ठेकेदार है, सबको झटका मिला। देखिए, ठेकेदारी की तो ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वोट आम जन देता है और आम जन के वोट से निर्मित नेता ही होना चाहिए। तो ठेकेदारी प्रथा तो खत्म होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं जिससे इनकार हम और आप नहीं कर सकते। सर, समाजवादी की भी हार हो गई, बीएसपी की भी हार हो गई, कांग्रेस की भी हार हो गई, एआईएम की भी हार हो गई, तमाम पार्टियां हारी और ऐसी हारी की बुरी हार है। देखिए, हम पे तो कोई हार जीत का फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग लोगों की लड़ाई लड़ने वालों में से हैं। हार और जीत जनता तय करेगी, लेकिन उसकी सेवा किस प्रकार से करना है वो हम ओवैसी साहब के दीवाने तय करेंगे और उनकी सेवा में निरंतर लगे हैं, लगे रहेंगे। सर, कहा जा रहा था यूपी में ब्राह्मण समाज नाराज है, आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वोट में देते हुए नजर नहीं आया वो नजर। देखिए, कोई समाज एक तरफा किसी के साथ नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज
कुछ वोटें समाजवादी को भी गया, कुछ भाजपा को गया। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला। तो ब्राह्मण जो जहाँ जिसकी जैसी पकड़ है, और ब्राह्मण वैसे भी बहुत दूर की राजनीति करता है, सोच के राजनीति करता है। तो ब्राह्मण ही नहीं, सभी जाति का वोट बटा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम मिला है। सर, कहा जाता है मुस्लिम वोटर सोचता कि बीजेपी को हराना है, क्या मुस्लिम वोटर बीजेपी को हरा पाएगा? ये जो एक धारणा बनी हुई है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को हराओ, मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी को हराओ, मैं ये कहता हूं कि आप सब एक हो जाओ। हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई की तो बात ही नहीं होनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि जाति की बात करके आप देश को मजबूत नहीं करने का काम करते हो, देश को कमजोर करते हो। तो काम के आधार पे हमारा नेता काम के आधार पे जनता के बीच आया था कि मैं जो अब तक आपको अधिकार नहीं मिला उस अधिकार को दिलाने चला हूं, जो आपकी आवाज़ को जो लोगों ने दबाने का अब तक काम किया उस आवाज़ में ताकत देने में आया हूं। आप मेरी बात को समझो। लेकिन दूसरी तरफ 80 और 20 की बात की जा रही थी। चलो आप 80-20 कर करके चुनाव जीत गए, क्योंकि ये लोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करते हैं और हम 100% की बात करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अच्छी भली बात आता है कि लोगों की भावनाओं से कैसे खेलना, उनकी भावनाओं को समझना उनको आता है, तभी वो सफल हो रही है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या भैया। इससे बड़ा कलाकार आपको हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक नहीं हुआ। कभी हमारे देश के प्रचार मंत्री जो प्रधानमंत्री हैं, कभी डमरू बजाने लगते हैं, कभी झाल बजाते हैं, कभी मृदंग, कभी करताल। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ठीक है, हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं। आप देखो, कैमरा घुमाओ, भगवान परशुराम सामने है या नहीं? आप देखें, भगवान परशुराम है बिल्कुल सामने। भगवान परशुराम को नतमस्तक होने के बाद ही हम जन की सेवा में निकलते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, धर्म में मेरी आस्था है, वो मैं करता हूँ। लेकिन इसके एवज में मैं राजनीति करूँ, ये कहीं तक जायज़ नहीं है। और वही लोग राजनीति धर्म की करते हैं जिनका जमीन धरातल पे खिसकता हुआ नजर आता है। बीजेपी से क्या सीखना चाहिए विपक्ष को? बीजेपी से सीखना ये चाहिए कि बीजेपी चुनाव जीत होने के बाद पुनः चुनाव में लग जाता है, और हम विपक्षी पार्टियां जब चुनाव आता है तभी हम जगते हैं, फिर वैसे अपने काम में लग जाते हैं और जनता की देखभाल नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। आपके नेता का अभी एक बयान आया जब चुनाव आने के बाद में कि जो बीएसपी की जो हालत हुई है, अगर बीएसपी खत्म हो जाएगी तो समझिए लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जब कोई राजनीतिक पार्टियां खत्म होती है और इस तरीके से खत्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिंग का खेल चल रहा है ना, तो लोगों की आवाज़ उठाएगा कौन? आज भी जो दलित भाई हमारे हैं, जो शोषित वंचित भाई हैं, आज भी वो अपने अधिकार के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार को कौन सुन रहा है? आपने देखा होगा पिछली सरकार में जब आरक्षण को लेकर के हमारे दलित भाई सड़कों पे उतरे थे, क्या हालात उनके साथ किया गया, किस तरीके से पुलिस की डंडा उन पे बजी, जैसे अंग्रेजों का शासन चल रहा हो। अरे भैया, ये संविधान है, संविधान में हमें अधिकार मिला है। हम सरकार जो भी नीति हम जन के खिलाफ लाएगा, उस सरकार के खिलाफ हम सड़कों पे उतर सकते हैं। धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ये सरकार कहती है कि अगर मैं कह दूं कि जनवरी का महीना है तो मान लो जनवरी का है, क्योंकि ये गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी लाने की बात करते हैं। तो सर, आपके नेता ने कहा, ओवैसी साहब ने कहा कि बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती, आप सहमत हैं? देखिए, हमारा नेता बहुत दूर की सोचता है और निश्चित रूप से हमारे दलित भाई को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, और दलित भाई अगर मिल जाते हैं तो ऐसे मक्कार पार्टियों को भगाने में ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा। पर लोग तो कह रहे हैं खत्म होगी बीएसपी, आपकी नज़र में भी खत्म है? नहीं, कभी पार्टी खत्म नहीं होती है। जो उसका बैलोज है वो कभी खत्म नहीं होता, और हार और जीत तय नहीं करता कि पार्टी है या नहीं है। आप वोट ऑफ परसेंटेज भी देख सकते हो कि बहन जी के साथ वोट परसेंटेज आज भी है, लोग उन्हें चाहते हैं। ठीक है कि उनको नहीं मिली, विधायक नहीं जीत पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कह दो कि पार्टी खत्म हो गई। कहाँ गलतियाँ रही सर? आप राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं, बहन जी से कहाँ गलतियाँ? बहन जी की गलतियाँ सिर्फ ये रही है कि ये ट्विटर पे ही, जबकि ट्विटर बहन जी हमारी चलाती नहीं थी, लेकिन ट्विटर पे आ गई। उसके बाद जो संघर्ष होना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, और जो इनका संगठन है, वो संगठन वर्तमान में और पूर्व में भी
कहीं ना कहीं निष्क्रिय रहा है। कमजोर हो गया हाँ, संगठन। जी हाँ, ये भी एक वजह रही है। नहीं तो भाजपा को अगर सही तरीके से संगठनात्मक रूप से कोई टक्कर दे रहा था तो बसपा दे रहा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर अखिलेश यादव जी की कैसे देखते हैं इस तारीख को? देखिए, उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में बहुत डिफरेंस है। हम लोग सड़कों पे उतर के राजनीति करने वाले लोग हैं और उनकी अपनी राजनीति है, विरासत की राजनीति है। अब वो क्या सोचते हैं वो जवाब देंगे इस मामले में। पर 22 साल बिताए थे आपने इस पार्टी में। देखिए, 22 साल समाजवादी पार्टी में हमने दिया था समाजवादी विचारधारा को देखते हुए। समाजवादी विचारधारा बायलोच कहता है कि अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना समाजवादी लोगों का काम है। ये नतीजे राज्य को किस तरफ ले जाएंगे? ये नतीजे, इस नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है राज्य के ऊपर। ठीक है कि कुछ अराजक समाज के लोग जो हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो जागृत हो गए हैं, जिसका नमूना आपने देखा कि गाजियाबाद हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष किस तरीके का बयान देता है। लेकिन धन्यवाद का पात्र है गाजियाबाद प्रशासन कि त्वरित कार्रवाई करने का काम किया, मुकदमा दर्ज किया। और मैं उनसे मांग करूंगा आपके माध्यम से कि सिर्फ मुकदमा कर लेने मात्र से इतिश्री नहीं होगा, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।